हेलो कॉमर्शियंस। तो फाइनली जितने भी सीयूईटी के हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है और एक शॉकिंग अपडेट है कि यहाँ पर जामिया मिलिया इस्लामिया ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को आउट कर दिया है। तो एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न थी पूरे के पूरे स्टूडेंट्स के दिमाग में कि यहाँ पर जामिया मिलिया इस्लामिया में अगर एडमिशन लेना है तो क्या हमको सीयूईटी के थ्रू जाना पड़ेगा या फिर खुद का एंट्रेंस टेस्ट वो कंडक्ट करवाएंगे। तो यहाँ पर फाइनली जो इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी है यानी कि जामिया मिलिया इस्लामिया वो यहाँ पर खुद का एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे। ये जो एग्ज़ाम है जेएमआई का ये अलग तरीके से कंडक्ट होगा, इसके लिए उन्होंने अलग रूल्स एंड रेगुलेशन निकाले हैं जो कि आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर सच वीडियोस एंड वीडियो को स्किप मत करना। चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फाइनली इन लोगों ने प्रोस्पेक्टस यहाँ पर जो है पूरा का पूरा हमको दे दिया है एंड यहाँ पर अगर हम लोग आगे चलते हैं तो सबसे पहले हमको इंपॉर्टेंट डेट्स मिलती हैं जो कि टेंटेटिव हैं। टेंटेटिव का मतलब होता है कि चेंज हो सकती हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस यानी कि ये जो प्रोस्पेक्टस था इसको 20 फरवरी को इन्होंने इशू कर दिया है। ओके 20 फरवरी जा चुका है। अब जो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म्स फॉर द कोर्सेज वेयर टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय जेएमआई, जेईई, नाटा एंड सीयूईटी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको अलग से फॉर्म फिल करना पड़ेगा जेएमआई के लिए। भले ही आप चाहे आप सीयूईटी दे रहे हो नहीं दे रहे हो, आपका कोर्स सीयूईटी के अंदर आता है नहीं आता है, आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करना पड़ेगा। एंड इसकी जो डेट है वो 20 फरवरी से शुरू हो जाएगी। तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग फिल कर सकते हो। इसका फिर आता है ओपनिंग ऑफ फॉर्म्स फॉर एडिटिंग। एडिटिंग का मतलब होता है कि आपने जो फॉर्म फिल किया है जेएमआई के अंडर उसको अगर आपको करेक्शन करना, बेसिकली करेक्शन विंडो है ये, उसकी जो डेट है वो आपकी 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक रहने वाली है। उसका फिर आपको एडमिट कार्ड यहाँ पर मिल जाएगा 15 अप्रैल को। ओके सो तो 15 अप्रैल जो रहेगा उसमें आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड मिल जाएगा। और उसके बाद फिर जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है वो 25 अप्रैल के बाद कभी भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो हमने सीयूईटी की डेट देखी थी वो भैया मई में है, यानी कि 15 मई के बाद आपके एग्जाम्स हैं। तो उसके पहले ही ऐसा हो सकता है कि आपके एग्जाम हो जाएंगे, यानी कि जेएमआई पहले कंडक्ट करा देगा अपना एग्जाम। और उसके बाद फिर लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग क्वालिफाइंग रिजल्ट, यानी कि आपका जो एग्जाम रिजल्ट है वो 31 अक्टूबर के पहले आपको सबमिट करना पड़ेगा। इसके अलावा ने एक और गाइडलाइन दी है, दैट इज कि यहाँ पर अवेलेबिलिटी है ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म की। ओके सो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फॉर द कोर्स इज वेयर टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय जेईई, नाटा, सीयूईटी 10 डेज फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाय रेस्पेक्टिव एजेंसीज। तो आपको जो भी रिजल्ट मिलता है, आपका जो एडमिशन फॉर्म है वो आपको यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा टू द यूनिवर्सिटी। सो ये इसके लिए जो बाद में हम लोग के लिए अपडेट आती रहेंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो मैं आपको बता दूंगा कब क्या सबमिट करना है। बट यहाँ पर एक चीज़ तो समझ में आ गई कि आप अगर कोई और एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हो तो उसको भी उसका जो नंबर होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने सीयूईटी अगर आपने अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया होगा तो उसका जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपको इनकी वेबसाइट पर, यानी कि इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उस पर उसको पुट करना पड़ेगा कि अच्छा मैं इसको दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अभी जो है हम लोग समझते हैं कि इनका जो पेपर है उसकी जर्नल गाइडलाइंस क्या है। अब आगे बढ़ते हैं तो इनने हर एक कोर्स की स्पेसिफिक फ़ीस यहाँ पर बताई है कि आपको कितनी फ़ीस लगेगी। बहुत सारे कोर्सेज जेएमआई करवाती है तो आपको अपने कोर्स को यहाँ पर देख लेना है कितनी क्या फ़ीस है। आपकी सेमेस्टर की यहाँ पर फ़ीस की बात कर दी गई है। अगर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पे अब चलता हूँ तो यहाँ पर कुछ जर्नल गाइडलाइंस दी गई हैं हमारे एग्जाम की जो कि आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कौन से कोर्सेज आपके सीयूईटी के अंडर आते हैं और कौन से कोर्सेज जेएमआई के अंडर आते हैं, ठीक है। तो जर्नल गाइडलाइंस में अगर मैं देखता हूँ सो एडमिशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स इज ऑफर्ड वेरियस फैकल्टीज़ यहाँ पर बोला गया है। सो अगर आप जेईई के अंदर आते हो, आप सीयूईटी के अंदर आते हो, आप नीट के अंदर आते हो, तो अगर कुछ कोर्सेज है, स्पेसिफिक कोर्सेज है, फॉर एग्जांपल बीटेक हो गया, बी इन आर्किटेक्चर हो गया, ओके उसका फिर बीडीएस हो गया जो कि नीट के अंदर आता है, तो इसका जो भी स्कोर रहेगा वो आपको वहाँ पर लगाना पड़ेगा बाद में और इसी का एप्लीकेशन नंबर जो आप उनको सबमिट करना पड़ेगा। तो मैंने वही चीज़ बताई थी कि अगर आप कुछ भी चीज़ दे रहे हो उसका एप्लीकेशन नंबर आपको इनके जेएमआई के एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट करना पड़ेगा। देन सेकंड आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि अगर जो कैंडिडेट्स हैं वो ऑब्टेन करते हैं यहाँ पर लेस देन 30 मार्क्स, यानी कि अगर 30 मार्क्स से उनके कम आते हैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट में तो यहाँ पर वो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे। यानी कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर इंटरव्यू भी होने वाला है। इसीलिए इन लोगों ने बोला है कि अगर आपके 30% मार्क्स कम आते हैं डिस्क्रिप्टिव टेस्ट पे, अब डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की इनने जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है उसका ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, पर डिस्क्रिप्टिव में आपको ज़्यादातर लिखना पड़ता है, यानी कि रिटन टेस्ट टाइप का होता है। तो अगर 30% कम नंबर आए तो भैया इंटरव्यू देने नहीं मिलेगा। एक और बात इनने करी है हम लोग से कि यहाँ पर एक नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। नेगेटिव मार्किंग आप समझ रहे हो, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होने वाली है।
0.25 मार्क्स की, तो जितने भी आप गलत आंसर करोगे 0.25 मार्क्स कट जाएंगे, यानी कि सही आंसर पर मेरे हिसाब से 1 नंबर होना चाहिए और 0.25 यहाँ पर आपका कट जाएगा फॉर द ईच रॉन्ग आंसर। और अगर आपने यहाँ पर 15% से कम नंबर यहाँ पर लेकर के आए हो किसमें, ऑब्जेक्टिव में, यानी कि यहाँ पर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज होंगे, उसमें 15% से कम नंबर लाए तो आपको फिर से इंटरव्यू में नहीं बैठने को मिलेगा, आपका एडमिशन भी यहाँ पर कैंसिल हो सकता है। यानी कि यहाँ पर एक लिमिट सेट कर दिया इनने अपने उसके लिए, ठीक है। तो अगर आप ये वाला पॉइंट देखते हो 6th वाला पॉइंट, तो नो एप्लीकेशन रिक्वेस्ट फ्रॉम कैंडिडेट्स फॉर रीचेकिंग एंड री एवेल्युएशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट्स ऑफ एन एंट्रेंस टेस्ट शॉल बी एंटरटेन। यानी कि यहाँ पर आप रिवैल्यूएशन नहीं करवा सकते हो, आप ये नहीं बोल सकते हो कि यार मैंने यहाँ पर ये एमसीक्यू मेरा सही था, आपकी तरफ से गलत था, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ गलती हुई है, आप रीवैल्यूएट करो मेरी आंसर शीट को, तो वो नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन का कोई भी चांस नहीं दिया गया है, जैसे सीयूटी में तो होता है, इसमें इन लोगों ने नहीं दिया है। इसके अलावा एक लास्ट पॉइंट था जो कि मुझे यहाँ पर एड्रेस करना था, दैट इज कि यहाँ पर कोई भी गारंटी नहीं दी गई है आपको कि आपको हॉस्टल में अकोमोडेशन मिलेगा। यानी कि अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो ज़रूरी नहीं आपको हॉस्टल मिल जाए, आपको बाहर भी लेना पड़ सकता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि इंपॉर्टेंट थी। अब हम लोग चलते हैं इस इंफॉर्मेशन के ऊपर कि कौन से सब्जेक्ट्स सीयूटी के अंडर आते हैं और कौन से नहीं आते। अब हमारे सामने ये जो 131 पेज नंबर है, इस पर आ जाता है कि कौन से प्रोग्राम्स हमारे सीयूटी के अंडर आएंगे। तो यहाँ पर जो बीए ऑनर्स है टर्किश लैंग्वेज और लिटरेचर में, ये सबसे पहले आता है। इसके अलावा इसकी हमको एलिजिबिलिटी भी दी गई कि आपको कौन कौन से यहाँ पर होना चाहिए। तो आपके पास जर्नल टेस्ट होना चाहिए, तो आपको ये मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं बीए ऑनर्स इन संस्कृत, फ्रेंच, स्पेनिश, हिस्ट्री, हिंदी, उर्दू, कोरियन लैंग्वेज, पर्शियन, यानी कि पूरे के पूरे बीए ऑनर्स के कोर्सेज आप सीयूटी के अंडर से लेकर के आ सकते हो, तो आपको यहाँ पर एक मिल सकता है। तो यहाँ एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक ऑप्शन बन सकता है आपके लिए बीए ऑनर्स का, अगर आप करना चाहते हो, स्पेशली यूपीएससी के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो इससे आपका बन सकता है। प्लस यहाँ पर बैचलर इन वोकेशनल स्टडी में सोलर एनर्जी के बारे में अगर आप पढ़ते हो तो आप आ सकते हो। तो उतना कुछ मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा डिमांडिंग वाला कोर्स है। इसके अलावा बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी की बात की गई है, बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पर इकोनॉमिक्स अगर मैं बात करूँ तो कॉमर्स वालों के लिए यहाँ पर आ जाता है और आर्ट्स वालों के लिए। इसके अलावा मैथ साइंस वालों को यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन, बाकी ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, सब ये अपने एंट्रेंस एग्जाम से ही कंडक्ट कराएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ पोस्ट ग्रेजुएट वालों की, सो पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करता हूँ तो यहाँ पर एमए पर्शियन, एमए संस्कृत, एमए एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडवर्टीजमेंट, एमएससी इन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड पीजी इन डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट सेल्फ फाइनेंस। सेल्फ फाइनेंस का मतलब हो जाता है यहाँ पर कि ये उन लोगों के लिए है जो कि बाहर के लोग हैं, मतलब फॉरेन के स्टूडेंट्स की यहाँ पर बात की गई है। सो कुल मिलाकर के यहाँ पर ऐसा कोई डिमांडिंग कोर्स नहीं है जो कि इनने रखा हो, इनने सब बोला है कि हमारे थ्रू करना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं बीकॉम की बात करूँ, बीबीए की बात करूँ, एमकॉम की बात करूँ, जो कि थोड़े से डिमांड में होते हैं, पॉपुलर कोर्सेज हैं, इन फेमस कोर्सेज के लिए आपको जेएमआई का एंट्रेंस टेस्ट ही देना होगा। अब जो एक लास्ट चीज़ है जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ, दैट इज रिजर्वेशन, क्योंकि रिजर्वेशन से आपका जो एग्जाम होता है उसको निकालने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा कि जेएमआई वालों ने क्या रिजर्वेशन क्राइटेरिया यहाँ पे रखा है। सो अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर मुस्लिम माइनॉरिटी को सबसे पहले रिजर्वेशन दिया गया है, जिसमें से 30% रिजर्वेशन मुस्लिम एप्लीकेंट्स को दिया गया है, 10% रिजर्वेशन हमारा जो प्रोग्राम है विमेन एप्लीकेंट्स है उनको दिया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ 10% रिजर्वेशन दिया गया है ओबीसी और एसटी को, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब जो होते हैं उनको दिया गया है, और ये मुस्लिम ही होना चाहिए, यानी कि मुस्लिम माइनॉरिटी को यहाँ पर 3 लेवल पर यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो पीडब्ल्यूडी वाले जो हैं उनको 5% का यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है, ये हमको बताया गया है। इसके अलावा जो जामिया के स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी स्कूल्स में थे, यानी कि पहले आपने जामिया किसी स्कूल में पढ़ा है तो स्कूल का आपको एक इंटरनल स्टूडेंट का रिजर्वेशन मिला है, दैट इज़ 5% यहाँ पर हो जाता है। अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो कश्मीरी माइग्रेंट्स को यहाँ पर रिजर्वेशन मिला है, तो अगर आप कश्मीर से हो तो वहाँ से आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। फॉरेन कैंडिडेट्स कुछ हैं जिनको यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है। अब इसके अलावा फिर स्पोर्ट्स हो गया, एनसीसी हो गया, एनएसएस हो गया, ठीक है, इनको यहाँ पर कुछ यहाँ पर रिजर्वेशन यहाँ पर मिल जाता है। और लास्टली उर्दू मीडियम जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी यहाँ पर रिजर्वेशन दे दिया गया है। तो अगर आप इन कैटेगरी में लाए करते हो सो यस यू आर एलिजिबल फॉर द रिजर्वेशन कैटेगरी। सो लास्टली मेरी एक एडवाइस रहेगी सारे CUET एस्पिरेंट्स को कि आपको जेएमआई का एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म ज़रूर फिल करना चाहिए, इसका एग्जाम देना चाहिए और इसको एज अ बैकअप ऑप्शन रखना चाहिए, ताकि अगर आपको CUET में अच्छा स्कोर नहीं आता है या फिर आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है
तो आप इसको एज अ बैकअप ऑप्शन रख के इसमें एडमिशन ले सको। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सबकी हेल्प होती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।